आइए आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें विश्व में जनसंख्या वृद्धि और उसके कारक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप एवं घनत्व को देखे थे। उसमें हम लोग देख चुके हैं कि विश्व के कुछ भागों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि अधिकांश भाग निर्जन या विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। आज हम लोग विश्व में जनसंख्या वृद्धि को देखेंगे। इसमें विश्व जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या स्थिति है, इसको देखेंगे। और जनसंख्या परिवर्तन के कारक को देखेंगे। कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ती या घटती है। तो इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि है क्या, जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान विशेष, जैसे स्थान में हम मान सकते हैं भारत या कोई भी देश या कोई भी राज्य, झारखंड जैसे, तो स्थान विशेष और समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, जैसे 2 समय अंतराल। मान लीजिए कि भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष यानी कि 2001 में जनगणना हुई थी, 2011 में हुई, तो एक समय विशेष हो गया 2001 से 2011 के बीच। और क्षेत्र विशेष भारत को मान लेते हैं। तो समय विशेष में और क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। जैसे मान लिया जाए कि 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ हो गई। तो ये जो 19 करोड़ की वृद्धि हुई, यही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकता है, निगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। जैसे 1911 ईस्वी और 1921 ईस्वी की 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनसंख्या में कमी आई थी, ऋणात्मक हो गई थी। तो इस तरह से ऋणात्मक भी हो सकती है, उसके कई कारण थे, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि को समझने से पहले कुछ शब्दावली को देखना होगा। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ देखें जनसंख्या वृद्धि क्या है, और अब यह है जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, उसी तरह से वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो इन शब्दावलियों को देख करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, चाहे वो धनात्मक परिवर्तन हो, ऋणात्मक परिवर्तन हो, तो जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, बढ़ता या घटता है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जैसा पहले देखे। और अगर उसी को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, जो जनसंख्या में परिवर्तन आया उसको अगर हम प्रतिशत में निकाल कर लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वह जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है, ग्रोथ रेट कहलाता है। उसी तरह से प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इसमें जनसंख्या बढ़ने का कारण है जन्म लेना, जनसंख्या घटने का एक कारण है मृत्यु होना। तो अगर जन्म लेने वाले और मरने वाले दोनों को घटा दें, अर्थात जन्म दर मृत्यु दर को हम लोग अभी आगे देखेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर निकालते हैं, तो वही अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। उसी तरह से वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो केवल किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन या वृद्धि या कमी केवल जन्म दर और मृत्यु दर के कारण ही नहीं होता है, कुछ और कारक है। तो अगर हम यहाँ देखें वास्तविक वृद्धि दर को, तो जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाते हैं
और उसमें अप्रवास यानी कि उस क्षेत्र में समय विशेष में बाहर से आकर लोग बस जाते हैं तो उसको जोड़ देते हैं। तो जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाते हैं और बाहर से आने वाली जनसंख्या को उसमें जोड़ते हैं, और वहां से बाहर जाने वाली जनसंख्या उत्प्रवास यानी जो बाहर चली जाती है उसको घटा देते हैं, हटा देते हैं, तब वह वास्तविक वृद्धि दर निकलता है, कहलाता है। अब आगे हम लोग जनसंख्या परिवर्तन के कारक को देखते हैं। जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में जन्म, मृत्यु और प्रवास प्रमुख है। प्रवास में भी, प्रवास यानी माइग्रेशन में भी दो कारक हैं, दो प्रकार के हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। तो ये प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास को हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले देखते हैं जन्म और मृत्यु के बारे में। तो यहाँ देख रहे हैं परिवर्तन के कारक जन्म, मृत्यु, प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। अब हम लोग सबसे पहले जन्म को देखते हैं कि ये जन्म कैसे प्रभावित करता है जनसंख्या वृद्धि को, जनसंख्या में परिवर्तन को। तो अशोधित जन्म दर, CBR, क्रूड बर्थ रेट। अशोधित जन्म दर का अर्थ हुआ प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। अर्थात किसी विशेष समय अवधि में किसी विशेष क्षेत्र को इकाई मान लेते हैं, तो उस विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया जाएगा वह कहलाएगा जन्म दर। जन्म दर को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। अगर इसको निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे कि अगर किसी वर्ष विशेष में मान लिया जाए कि एक साल को ले लिए, किसी भी साल को, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म कितने बच्चे जन्म लिए प्रति 1000 स्त्रियों पर, और उसमें भाग देते हैं उस क्षेत्र में वर्ष विशेष जिसको लिए हैं उस वर्ष के मध्य अवधि की जनसंख्या को। जैसे मान लिया जाए कि अगर जनवरी से दिसंबर तक का लेते हैं एक वर्ष के समय को, तो उसके बीच के महीने में जो जनसंख्या होगी उससे भाग दे देंगे। अगर जनवरी से दिसंबर है तो जून वाली जनसंख्या से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद 1000 से गुना करेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी विशेष क्षेत्र में, क्षेत्र को भारत मान लेते हैं, तो भारत में 100 स्त्रियों, जीवित स्त्रियों द्वारा 100 बच्चे जन्म दिए गए, जीवित बच्चे 100 बच्चे जीवित जन्म दिए गए, और उस क्षेत्र में उस वर्ष के मध्य के महीने की जनसंख्या 10 लाख है। तो ये जो जीवित जन्म लिए बच्चे बटा 10 लाख गुने 1000 करेंगे तो आएगा 10, यानी 10 प्रति 1000 जन्म दर वहां का है। उसी तरह से अगर मृत्यु दर को देखते हैं तो अशोधित मृत्यु दर, CDR, क्रूड डेथ रेट, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक उसी तरह सोचेंगे किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हुई विशेष अवधि में, यानी कि उस एक वर्ष में उस क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, वह मृत्यु दर अशोधित मृत्यु दर कहलाता है। यह भी प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, यानी वर्ष के मध्य के महीने में अनुमानित जनसंख्या, और उसमें से 100,000 से गुना करते हैं। तो अगर मृतकों की संख्या 100 है, जैसे यहाँ जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या 100 थी, उसी तरह से अगर मृतकों की संख्या 100 है और वहाँ की जनसंख्या 10 लाख है, तो डिवाइड करके 1000 से अगर हम गुना करते हैं तो मृत्यु दर भी 100 आता है, 10 आता है। तो इस तरह से हम जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निकालते हैं। जन्म और मृत्यु दो प्रमुख जनसंख्या परिवर्तन के कारक को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रवास को, प्रवास माइग्रेशन।
ये जनसंख्या परिवर्तन में प्रमुख भूमिका वर्तमान समय में निभाता है। प्रवास को भी दो तरह से देखते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का अर्थ है कि बाहर से आकर जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने लगती है। तो जब बाहर से आकर रहने लगती है तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, अर्थात आप्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। और दूसरा है उत्परिवास। उत्प्रवास का मतलब हुआ कि जब जनसंख्या कहीं से आकर बसती है तो वहाँ में की जनसंख्या में कमी आएगी जहाँ से वह जा रही है, तो वैसी स्थिति को कहते हैं उत्प्रवास। अर्थात एक के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और दूसरे के कारण जनसंख्या में कमी आती है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में उस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये प्रवास को अगर देखते हैं, माइग्रेशन को, तो इसका अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का जाकर बस जाना। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस रही है, तो एक स्थान से जहाँ से वो जनसंख्या जा रही है उसे उद्गम स्थल कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट। वहाँ से जनसंख्या कहीं और जा रही है और जहाँ जाकर बसेगी वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसी को हम लोग कह रहे थे आप्रवास, वृद्धि हो जाती है। और दूसरा गंतव्य स्थल, यानी कि जहाँ जाकर बस रही है, तो जहाँ जनसंख्या जाकर निवास करने लगती है उस स्थल को गंतव्य स्थल कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर वह जाकर बसता है, रहने लगता है। अब प्रवास के दिशा को देखते हैं। प्रवास के दिशा का अर्थ है कि किधर से किधर जनसंख्या का प्रवास होता है मुख्य रूप से। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवास हो रहा है, और उसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तरह की सुविधाओं का अभाव है जो नगरों में दिखाई देता है, जिसके कारण लोग गांव से नगर की ओर जाते हैं, गांव से नगर की ओर आते हैं। बहुत सारी जनसंख्या पहले छोटे नगरों में आती है और छोटे नगर से फिर बड़े नगर और बड़े नगर से विदेश की ओर प्रवास करने लगती है। इसे स्टेप टू स्टेप माइग्रेशन भी कहते हैं, अर्थात पहले तो अपने देश के अंदर और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन या प्रवास भी होता है। अब विकसित देशों में जहाँ जीवन यापन उच्च भौतिक स्तर पर पहुँच गया है, उन क्षेत्रों में जैसे फ्रांस, इंग्लैंड आदि में जनसंख्या का प्रवास नगर से गांव की ओर देखा जा रहा है, अर्थात वहाँ लोग नगर से गांव की ओर भी आने लगे हैं। अर्थात जनसंख्या प्रवास की दिशा गांव से शहर की ओर, नगर की ओर, और फिर नगर से बड़े नगर विदेश की ओर, वहाँ से विदेश की ओर, और विकसित देशों में ये नगर से गांव की ओर भी देखा जाता है। अब इस प्रवास के कारण क्या हैं? प्रवास माइग्रेशन के कारण तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं इसके। पहला तो यह है कि प्रतिकर्ष, पुश फैक्टर, यानी कि जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और अगर वहाँ उनको समस्याएं सहनी पड़ रही है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं किसी भी कारण से, तो वे दूसरे देशों में, क्षेत्रों में कई कारणों से जाने लगते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर वहाँ बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिलेगा तो आय के साधन नहीं होंगे, आय के साधन नहीं होंगे तो उनका जीवन स्तर नीचा होगा, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, जिसके कारण से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां ये सारी सुविधाएं मिलती है। उसी तरह से प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित क्षेत्र से लोग प्रवास करते हैं, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, उसी तरह से जिस क्षेत्रों में महामारियां ज़्यादा फैलते रहती है वहाँ से भी लोग जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, उन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। उसी तरह आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति, बहुत सारे देशों में सामाजिक और राजनीतिक अशांति के कारण लोग प्रवास करते हैं और ये वर्तमान विश्व में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कई जगहों पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है,
कई जगहों पर युद्ध की स्थिति है, जिसके कारण एक देश की सीमा को पार कर लाखों की संख्या में लोग दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। उसी तरह से प्रतिकर्ष की तरह ही, पुश फैक्टर की तरह ही, यानी धक्का दे रहा है। ये सब कारण क्या है? धक्का दे रहा है बाहर जाने के लिए, यानी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि वे एक तरह से धक्का दिया जा रहा है कि बाहर जाइए, बाहर बसिए, रोजगार की खोज कीजिए। उसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अपकर्षण के क्षेत्र होते हैं, और ये अपकर्ष क्षेत्र यानी पुल फैक्टर अपनी सुविधाओं के कारण वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास हो रहा है। इसका कारण क्या है? गांव में ये सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण ये नगर उन्हें आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। अगर नगरों में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में रोजगार के अवसर दिखाई देता है, उच्च जीवन स्तर दिखाई देता है, जिसके कारण लोग जाते हैं। तो ये रोजगार के अवसर, उच्च जीवन स्तर यानी रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगा, जीवन स्तर ऊंच होगा। अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, बहुत सारे क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु परिस्थितियां आकर्षित करती है। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि की अच्छी व्यवस्था होने के कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं और आकर बढ़ते हैं। विशेषकर विकासशील देशों में इन्हीं कारणों से बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ है, क्योंकि वहाँ लोग इस शहर में जाना पसंद करते हैं, रोजगार के अवसर उन्हें दिखाई देता है। जैसे मेक्सिको में मेक्सिको सिटी, भारत में बहुत बड़े बड़े महानगर विकसित हो गए हैं, ब्राजील में बड़े बड़े नगर विकसित हुए हैं। उसी तरह से सामाजिक राजनीतिक शांति वाले क्षेत्रों में लोग जाकर बसते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, और जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब इस चैप्टर में 12th का सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें अब हम लोगों को आगे देखना है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। विश्व में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, किन देशों में ज़्यादा है, किन देशों में कम है, ज़्यादा और कम होने के कौन कौन से कारण हैं, कैसे कैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ी, यानी जनसंख्या की प्रवृत्ति, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और उसके बाद अंत में जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपायों की चर्चा करेंगे, जो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में देखेंगे।